नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 23 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू से तो एक ही आर्टिकल निकल के आता है, इंडियन रुपये की जो वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर हो रही है, इसके क्या मायने हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं रुपये की वैल्यू को स्टेबलाइज करने के लिए। अगला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कस करेंगे। देखो आपको याद होगा 13 जून को मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के एक एमपी हैं, नाराज हैं लीडरशिप से, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, पॉलिटिक्स से संबंधित नहीं, राज्यसभा की इंपॉर्टेंस से संबंधित, जिसको हमने डिस्कस किया था। तो आज एक और आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस में मनीष तिवारी के उस आर्टिकल के जवाब में। मनीष तिवारी कहते हैं राज्यसभा की रेलेवेंस नहीं है, आज का आर्टिकल कहता है राज्यसभा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो डिस्कस करेंगे। सबसे लास्ट में एक टॉपिक आज निपटा देंगे, सैटरडे है, आर्टिकल्स ज़्यादा आए नहीं है। टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल डॉलर के मुकाबले में रुपये की घटती वैल्यू के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो सिंपल है। इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक जो इंडियन रुपी है ना, डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गिर चुका है, यानी 7% डेप्रिशिएट हो चुका है। और इसके पीछे बहुत सारे डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, वो लगातार वाइड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब हम ज़्यादा वैल्यू का इंपोर्ट कर रहे हैं और कम वैल्यू का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद डॉलर देखो वैसे भी ओवरऑल मजबूत हो रहा है, सिर्फ इंडियन करेंसी की बात नहीं है, दूसरे देशों की भी जो करेंसीज है ना, उनके मुकाबले में डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में डेप्रिशिएट हो रही है, दूसरे मेजर कंट्रीज की जो करेंसीज है ना, वो भी डॉलर के मुकाबले में डेप्रिशिएट हो रही हैं, क्योंकि ओवरऑल कुछ यूएसए के डोमेस्टिक फैक्टर्स के कारण, जैसे यूएसए ने जो अपनी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो इंक्रीज कर दी थी, तो यूएसए के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो दूसरे देशों में इन्वेस्ट अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद के ही देश में अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट, इंडिया में पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के वापस ले जा रहे हैं पैसा यूएसए में। तो अब देखो डॉलर जब इंडिया से जाएगा तो डॉलर की कमी होगी। अब जिस चीज़ की कमी होती है उसकी वैल्यू तो ज़्यादा ही होती है ना, लगाइए डिमांड एंड सप्लाई का रूल। इसके बाद राइटर वही बात बोलते हैं कि डॉलर की वैल्यू जो मजबूत हुई है ना, वो सभी करेंसीज के अगेंस्ट हुई है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज की करेंसी हो या फिर इमर्जिंग कंट्रीज की करेंसी हो, जैसे इंडिया जैसे देशों की, क्योंकि वहां पे अब सिचुएशन ऐसी है कि यूएसए के इन्वेस्टर्स दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने के बजाय खुद के ही देश में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे सरकार की पॉलिसीज ऐसी हैं, यूएसए की सरकार की, जो नहीं चाहती कि यूएसए से इन्वेस्टमेंट बाहर जाए। इस वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज कर दिए हैं। इसके बाद राइटर पॉइंट रेज करते हैं, देखो बेशक इस साल के शुरुआत से लेकर अभी तक रुपये की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर हुई है, लेकिन अगर आप पास्ट घटनाओं से कंपेयर करो ना, जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 में, तो उस समय में रुपये बल्कि ज़्यादा डेप्रिशिएट किया था डॉलर के मुकाबले में। दिसंबर 2007 से लेकर जून 2009 के बीच में रुपये डॉलर के मुकाबले में डेप्रिशिएट कर गया था बाय 20%। और 2013 में भी जब टेपर टेंट्रम देखने को मिला था। अब आपके मन में आया होगा ये क्या है टेपर टेंट्रम, हमने तो कभी नहीं सुना। देखो हुआ क्या था 2013 में ना, यूएस का जो फेडरल बैंक है ना, फेडरल रिजर्व, उन्होंने ना सिग्नल्स दिए थे कि अब यूएस की अथॉरिटीज बॉन्ड परचेज करना धीरे धीरे कम कर देंगी। अब मतलब यूएसए के लोगों को पैसा मिलना बैंकों से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ना यूएस के इन्वेस्टर्स ने बहुत सारा पैसा खींचना स्टार्ट कर दिया था डेवलपिंग कंट्रीज से, इंक्लूडिंग इंडिया। तब रुपये की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी डॉलर के मुकाबले में। उस समय रुपये डेप्रिशिएट किया था डॉलर के मुकाबले में बाय 11%। तो राइटर कहते हैं देखो उन घटनाओं से कंपेयर करें तो अब तो बल्कि रुपये का जो डेप्रिशिएशन है ना डॉलर के मुकाबले में कम है, बल्कि 7% है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान रुपये का डेप्रिशिएशन 20% था, और 2013 के टेपर टेंट्रम के क्राइसिस के दौरान रुपये का डेप्रिशिएशन था 11%। जब टेपर टेंट्रम क्राइसिस आए थे ना 2013 में, तो उस समय ना हमारे पास इतना फॉरेक्स रिजर्व था कि हम 7 महीनों तक इंपोर्ट कर सकते थे।
अब तो बल्कि हमारे पास इतना रिजर्व है कि हम अगर डॉलर आना भी बंद हो जाए ना तो भी 12 महीनों तक हम लगातार इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे एक बात आपसे पूछूं, इंप्लीकेशंस क्या हैं अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कमजोर होती है? पहले फायदा बताइए, फायदा क्या हो सकता है? फायदा यह हो सकता है अगर रुपये डॉलर के मुकाबले में मजबूत होता है ना तो एक्सपोर्टर्स को फायदा हो सकता है, वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए $1 की वैल्यू है 60 रुपये और दूसरे केस में $1 की वैल्यू है कितनी, 70 रुपये। पहले केस में मान लीजिए ₹1 का एक पेन आता है, तो पहले केस में जो एक्सपोर्टर है वो 60 पेन एक्सपोर्ट कर सकता है, और दूसरे केस में जब रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम है तो फिर एक ही डॉलर में जो एक्सपोर्टर है 60 के बजाय 70 पेन एक्सपोर्ट कर सकता है। तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है अगर रुपये की वैल्यू कमजोर होती है। जैसे मैं आपको YouTube का एग्जांपल देता हूं। अब देखो, वैसे तो YouTube पर ना वीडियोस के बीच में जो ऐड आती है ना उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। अब देखो, वो रेवेन्यू जाता है YouTube को। मान लीजिए $100 रेवेन्यू जनरेट हो गया ओनली आईएएस के YouTube चैनल देखने से। अब ना फिर YouTube इसमें अपना कमीशन ले लेता है। YouTube बोलता है हमने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और हमारे ही प्लेटफॉर्म पर आपने वीडियो डाली तो इसका हम कमीशन लेंगे। तो $100 ऐड से मिला ना, YouTube इसमें से 32% मान लीजिए अपना कमीशन ले लेगा, 68% दे देगा चैनल वाले को। तो $100 मान लीजिए ओनली आईएएस के YouTube चैनल से बने एक महीने में, तो $32 रख दिए YouTube ने, बाकी $68 दे दिए ओनली आईएएस को। अब देखो, चूंकि ये पैसा ओनली आईएएस को तो YouTube से आ रहा है, डॉलर में आता है, फिर लोकल जो बैंक है वो कन्वर्ट कर देता है। चूंकि ओनली आईएएस को पैसा YouTube से आ रहा है, मतलब ओनली आईएएस जो है वो YouTube को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो ओनली आईएएस क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। मतलब ओनली आईएएस नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो एक प्रकार से एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज को, क्योंकि उनको पैसा आता है YouTube से डॉलर में। अब देखो, अगर रुपये की वैल्यू कमजोर होती है डॉलर के मुकाबले में तो यूट्यूबर्स को ज्यादा पैसा मिलता है। पॉइंट आप समझ गए? पॉइंट ये है कि जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि यूट्यूबर भी अपनी सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो यूट्यूब से होता है, तो फिर उनको फायदा होता है रुपये की वैल्यू कमजोर होने से। लेकिन राइटर ये बोलते हैं हमारे देश में ना एक्सपोर्टर्स को उतना भी फायदा नहीं हो रहा है रुपये की वैल्यू कमजोर होने की वजह से, क्योंकि हमारे जो वो कंपोनेंट्स, वो सेक्टर्स जहां से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, रिफाइंड पेट्रोलियम, जेम्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले देखो देश में इनको इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन होता है, जैसे पेट्रोलियम क्रूड फॉर्म में इंपोर्ट किया गया, उसको रिफाइन करके वापस एक्सपोर्ट किया गया। तो दिक्कत ये है, ये सारे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें हैं ना, पहले तो इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट करना पड़ेंगे तो ज़्यादा खर्चा आएगा, तो ज़्यादा खर्चा इंपोर्ट करने पर आया है तो एक्सपोर्ट करने पर फिर उतना फायदा नहीं हुआ ना, ये दिक्कत की बात है। अब नुकसान की बात करते हैं, मतलब कि रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होती है तो नुकसान क्या होगा। एक तो देखो, हम इतना सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अब पैसा हमें डॉलर में देना है तो जाहिर तौर पर क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, मान लीजिए सरकार ने या फिर इंडिया की कंपनीज ने लोन लिया हुआ है विदेशों से, फॉर एग्जांपल यूएसए से। लोन तो देखो डॉलर में लिया है, अगर डॉलर की वैल्यू मजबूत हो गई तो फिर सरकार को या फिर कंपनीज को जिन्होंने भी लोन लिया है उनको ज़्यादा लोन चुकाना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू रुपये के मुकाबले में मजबूत हो गई है। तीसरी चीज़, अगर देखो आपकी करेंसी लगातार डॉलर के मुकाबले में कमज़ोर होती जाती है ना, एक्सचेंज रेट मतलब आपकी गिरती जा रही है, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स ना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। उनको ये लगता है कि इस देश में पैसा इन्वेस्ट करना नुकसानदायक साबित हो सकता है, ये भी चिंता की बात है। इसीलिए ना आरबीआई ज़्यादा रुपये को कमज़ोर होने नहीं देती, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, लेकिन जैसा ही ज़्यादा डेप्रिसिएशन होता है ना, फिर आरबीआई हरकत में आती है, फिर आरबीआई धड़ाधड़ एक्शंस लेना स्टार्ट करती है। अभी भी एक्शन लेना स्टार्ट किया। अब एक्शन के तौर पे लिया क्या जा सकता है, वही डिमांड एंड सप्लाई का रूल निकालिए, लगाइए। अगर देखो डॉलर की मजबूत होती वैल्यू को रोकना है, रुपये की गिरती वैल्यू को रोकना है, तो आप ये इंश्योर करोगे मार्केट में डॉलर ज़्यादा अवेलेबल हो, कमी जो हो गई थी वो कमी ना हो। अब
ज्यादा डॉलर आरबीआई कहां से लाएगी? आरबीआई के पास में ना फॉरेक्स रिजर्व है, सबसे पहले तो वहां से रिलीज कर सकती है। जो 650 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व है ना आरबीआई के पास में, वहां से थोड़ा बहुत डॉलर रिलीज कर देगी ताकि मार्केट में डॉलर की कमी ना हो और डॉलर की वैल्यू ना बढ़े। अब देखो, यहां देखिए, पहले तो 55 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो रिलीज भी कर दिए फॉरेक्स रिजर्व से, लेकिन देखो ये सस्टेनेबल तो नहीं है ना। अब फिक्स फॉरेक्स रिजर्व है आरबीआई के पास में, जैसे 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास का। अगर बार बार आरबीआई यहां से रिलीज करती जाएगी तो एक दिन तो खत्म हो जाएगा ना। फिर जैसा 1990-91 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आए थे वैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, या श्रीलंका में अभी जैसी सिचुएशन है वैसी भी पैदा हो सकती है। कभी भी ना हो किसी भी देश के साथ, भगवान करे। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे देश में डॉलर नहीं होगा तो, श्रीलंका के साथ यही तो हो रहा है। श्रीलंका के पास ना डॉलर नहीं है, इस वजह से वो बाहर से दूसरे देशों से मेडिसिन, इंपोर्टेंट फ्यूल, ये सब इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉरेक्स रिजर्व खाली हो जाएगा लगातार अगर आरबीआई यहां से डॉलर को रिलीज करती रहेगी। ये तो शॉर्ट टर्म मेजर है। लॉन्ग टर्म में आरबीआई क्या कर सकती है या फिर सरकार क्या कर सकती है ये इंश्योर करने के लिए कि डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा ना बढ़े, ये किए जा सकते हैं। देखो, ज्यादा से ज्यादा जो एनआरआई है ना, फॉर एग्जांपल, वो इंडिया के अकाउंट्स में अपना पैसा जमा करवाएं। इसके लिए एनआरआईज को ना हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा सकता है। जैसे देखो, एग्जांपल के तौर पर महेश जो कि एक एनआरआई हैं, रहते हैं यूएसए में। अब वहां पे उनकी ना रेस्टोरेंट की एक चेन है, वहां से वो पैसा कमाते हैं। अब लोकल यूएसए के बैंक में वो पैसा जमा करवाएंगे तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा मान लीजिए 3%। लेकिन इंडिया के बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो इंडिया की सरकार, या बैंक कहिए, सरकार मत कहिए, बैंक एनआरआईज को ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट रेट 7%। ऐसा इंसेंटिव दिया जाए महेश बाबू को ताकि वो यूएसए के डोमेस्टिक बैंक में पैसा जमा करवाने के बजाय इंडियन बैंक में करवाए। अब इंटरेस्ट तो ज्यादा देना पड़ेगा इंडिया के बैंक को, लेकिन जाहिर तौर पर डॉलर तो मिल जाएगा ना महेश बाबू का। समझ गए? तो ये पहला स्टेप है। दूसरा, इंडिया ना ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ में रुपी में ट्रेड के लिए ट्रेड सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन कर रहा है। नेक्स्ट, इंडियन कंपनीज विदेशों से आसानी से लोन ले सके, इसके लिए ईसीबी यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए जो टर्म्स होती हैं उसको सरकार आसान बना रही है। सरकार देखो और भी बहुत कुछ कर सकती है, जैसे जो इंडिया की बड़ी कंपनीज है ना, उन्हें एंकरेज कर सकती है कि आप जो बड़े बड़े इंडेक्स है ना, जैसे यूएस का इंडेक्स है नैस्डैक, दूसरे इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, वहां पे इंडियन कंपनीज को या फिर पीएसयूज को एंकरेज किया जा सकता है कि आप अपने आप को वहां पे रजिस्टर करवाएं। तो वहां पे इंडियन कंपनीज के या फिर पीएसयूज के स्टॉक्स इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स परचेज करेंगे तो पैसा आएगा डॉलर में, हमारे देश में ही तो आएगा। तो इससे एक प्रकार से कंपनसेशन मिल जाएगा। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा बाहर ले जा रहे हैं तो इंडिया की जो कंपनीज हैं दूसरे देशों से पैसा ला भी रही हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अगर देखो हम लोकसभा और राज्यसभा के बीच पावर पैरिटी की बात करें, लोकसभा के पास एक स्पेशल पावर ये होती है कि मनी बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं लोकसभा में, और इवन राज्यसभा में मनी बिल को पास करने की भी आवश्यकता नहीं होती। दूसरी तरफ राज्यसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उन पर कानून बनाने के लिए। राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज कर सकती है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए। और अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो ऐसी सिचुएशन में राज्यसभा के द्वारा इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है और प्रेसिडेंट रूल को भी अप्रूवल दिया जा सकता है। देखो, अर्ली 20वीं सेंचुरी में एक ब्राइस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी। किस इशू पर? इशू था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यानी इसके समकक्ष जो राज्यसभा है उसमें कैसे रिफॉर्म्स लाए जाएं। इस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये ऑब्जर्व की गई थी कि राज्यसभा को उतनी ही देर किसी बिल को डिले करना चाहिए जितना जरूरी है नेशन की उस बिल पर ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप बस बिल के ऊपर बैठ जाओ, बस पूरे देश की जो ओपिनियन है एक्सप्रेस हो जाए उस बिल के ऊपर, इतनी ही देर आप उस बिल को रोक कर रखो, पास ना होने दो। एक और फेमस कोट है एबे सी आइस पिथली का। इन्होंने कहा था, अगर देखो राज्यसभा उन बिल्स को पास कर देती है
जो लोकसभा में पास हो चुके हैं, तो फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये बॉडी तो सुपरफ्लुअस है, ये बॉडी सिर्फ स्टैंप मारने का काम करती है उन बिल्स के ऊपर जो लोकसभा में पास हो गए हैं। और दूसरे केस में अगर राज्यसभा उन बिल्स को पास नहीं करती है जो लोकसभा में पास हो गए हैं, तो फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि ये बॉडी तो मिसचीवियस है। लोकसभा में बिल का पास होना मतलब ये लोगों की विल को रिप्रेजेंट करता है, लोगों की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, और उन बिल्स को रोककर राज्यसभा एक प्रकार से अवरोधक का काम कर रही है। तो दोनों सिचुएशन में राज्यसभा का क्रिटिसिज्म तो होता ही है। अब देखो, हम पिछले 68 सालों में राज्यसभा की वर्किंग को एनालाइज करते हैं, खास करके उस सिचुएशन में जब लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग पार्टीज के पास मेजोरिटी होती है। मतलब अलग अलग पार्टीज का मतलब ये नहीं कि एक पार्टी, कहने का मतलब ये है ऐसी सिचुएशन जब लोकसभा में किसी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स हों, उस पार्टी की सरकार हो, लेकिन उस पार्टी के पास इनफ सीट्स ना हो राज्यसभा में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या राज्यसभा अवरोधक का काम करती है या फिर नहीं करती है? ऐसी सिचुएशन देखो काफ़ी बार आ जाती है। कैसे? क्योंकि लोकसभा तो हर 5 साल बाद डिसोल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा डिसोल्व होती नहीं है। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स जो हैं राज्यसभा के वो रिटायर हो जाते हैं। तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार होती है उस पार्टी के पास इनफ सीट्स नहीं होती राज्यसभा में। तो बात वही, क्या ऐसी सिचुएशन में राज्यसभा अवरोधक का काम करती है या फिर नहीं करती है? ऐसी सिचुएशन देखो पिछले 68 सालों में 39 सालों तक रही। 29 ईयर्स तक तो ऐसा रहा कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है, मतलब जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीट्स हैं, उसी पार्टी के पास राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। लेकिन बाकी 39 ईयर्स के लिए सिचुएशन ऐसी नहीं रही। लोकसभा में जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स थी, राज्यसभा के पास उस पार्टी के पास इनफ सीट्स नहीं थी बिल को पास करवाने के लिए। लेकिन राइटर के अनुसार इस सिचुएशन के कारण राज्यसभा की वर्किंग पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। 1952 से लेकर अभी तक राज्यसभा की टोटल 5,472 सीटिंग्स हुई। 3,857 बिल्स राज्यसभा में पास हुए इस साल के बजट सेशन तक। और इस लॉन्ग जर्नी में यह साबित होता है राज्यसभा ने अवरोधक का काम नहीं किया है। क्योंकि देखो, सिर्फ 3 ज्वाइंट सीटिंग्स हुई दोनों हाउसेस की। ज्वाइंट सीटिंग तब होती है जब दोनों हाउसेस के बीच किसी बिल को लेकर सहमति नहीं बन पाती। तो ज्वाइंट सीटिंग्स सिर्फ 3 बार हुई है। पहली बार हुई थी 1961 में, जब नेहरू गवर्नमेंट के पास लोकसभा में भी मेजोरिटी थी, राज्यसभा में भी मेजोरिटी थी, लेकिन बावजूद इसके डोरी प्रोहिबिशन बिल 1959 ये राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। इसके अलावा 1978 में बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल 1977, इसे राज्यसभा के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। और 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, ये भी राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। तो इन 3 बिल्स पर डिफरेंसेस आए लोकसभा और राज्यसभा के बीच और ज्वाइंट सीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ी। तो देखो, 68 सालों में सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सीटिंग का ऑर्गेनाइज होना, ये एक एग्जाम्पल है कि राज्यसभा ने अवरोधक का काम नहीं किया है। इसके अलावा कुछ मौके ऐसे भी आए जब राज्यसभा का क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे 24th अमेंडमेंट बिल 1970। इस बिल में क्या प्रोविजन था? जो हमारे पहले प्रिंसली स्टेट्स थे उनके राजाओं महाराजाओं को कुछ बेनिफिट्स सरकार के द्वारा दिए जाते थे, पेंशन संबंधित बेनिफिट्स या फिर कस्टम ड्यूटी में रिलैक्सेशन, उनको एबोलिश किया जाना था इस बिल की सहायता से। लेकिन लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो सका था। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा था राज्यसभा जो बॉडी है ये रिग्रेसिव है, मतलब एडवांसमेंट के अगेंस्ट है। इसके अलावा 1989 में 64th और 65th अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो सका था। ये बिल्स जो थे वो लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने से संबंधित थे। हालांकि बाद में 73rd और 74th अमेंडमेंट हमारे संविधान में पास हुई, लेकिन जब ये 64th और 65 अमेंडमेंट पास नहीं हो सके थे तब भी राज्यसभा का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। ओवरऑल देखो, अभी तक काफ़ी कोऑपरेशन देखने को मिला है लोकसभा और राज्यसभा के बीच, लेकिन कुछ मौके ऐसे भी आए जब टकराव देखने को मिला, कलह देखने को मिली राज्यसभा और लोकसभा के बीच। सबसे पहला ऐसा मौका आया 1952 में,
1952 में राज्यसभा के मेंबर्स को शामिल नहीं किया गया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, तो राज्यसभा के मेंबर्स ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल 1953, इस बिल को लोकसभा के स्पीकर के द्वारा मनी बिल सर्टिफाई किया गया था, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था यह बिल मनी बिल नहीं है। तो इस मौके पर नेहरू ने इंटरवेंशन करते हुए कहा था, अगर आप इस देश को आगे ले जाना चाहते हो, देश की प्रोग्रेस को सुनिश्चित करना चाहते हो, तो दोनों हाउसेस को मिलकर काम करना होगा। एक और मौका जिस पर कला देखने को मिली, टकराव देखने को मिला दोनों हाउसेस के बीच, मेजर पोर्ट ट्रस्ट बिल 1963। लोकसभा के स्पीकर ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया था, लेकिन उस सिलेक्ट कमेटी में राज्यसभा के मेंबर्स नहीं थे। कई देखो ऐसे मौके भी आए, जैसे 1954 में, उसके बाद 1971, 1972, 1975। इन सालों में लोकसभा के कुछ मेंबर्स ने इवन रेजोल्यूशन भी मूव किया कि राज्यसभा को तो डिसॉल्व कर दिया जाए, ये काम की बॉडी नहीं है, राज्यसभा को आप डिसॉल्व कर दो। लेकिन देखो अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मौकों पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिला। जैसे रूल तो ये है कि राज्यसभा सिर्फ मनी बिल के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है और लोकसभा की मर्जी है उस रिकमेंडेशंस को माने या फिर ना माने। लेकिन काफ़ी मौक़ों पर राज्यसभा ने मनी बिल के ऊपर जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको लोकसभा ने मान लिया। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्रेवनकोर कोचीन अप्रोप्रिएशन वोट ऑन अकाउंट बिल 1956, यूनियन ड्यूटी ऑफ एक्साइज डिस्ट्रीब्यूशन बिल, एस्टेट ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन रेलवे पैसेंजर्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन बिल 1957 और इनकम टैक्स बिल 1961। इन बिल्स के ऊपर राज्यसभा ने रिकमेंडेशंस दी थी, ये मनी बिल थे, और फिर लोकसभा ने उन रिकमेंडेशंस को मान लिया। तो ये कुछ ऐसे मौके थे जब कोऑपरेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिला। काफ़ी देखो ऐसे मौके भी आए कि लंबे समय तक राज्यसभा ने किसी बिल को रोक के रखा, और कुछ ऐसे मौके भी आए एक एक दिन में राज्यसभा ने काफ़ी सारे बिल पास कर दिए। तो ये कुछ कमियां हैं जिनको हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। हाँ, इतना ज़रूर है, देखो ये कोई पैमाना नहीं है बोलने का कि राज्यसभा तब अवरोधक का काम करती है अगर सेम पार्टी की मेजोरिटी ना हो दोनों हाउसेस में। देखो जैसे कुछ सालों तक एनडीए की मेजोरिटी थी लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं थी, फिर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुए, जैसे जीएसटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ट्रिपल तलाक, अनलॉफुल एक्टिविटीज, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिटीजनशिप अमेंडमेंट, ये सब तब जबकि एनडीए की मेजोरिटी नहीं थी राज्यसभा में। लास्ट में एक और कंसर्न के बारे में बोला जाता है राइटर के द्वारा। देखो प्रोडक्टिविटी जो है पिछले कुछ सालों में राज्यसभा की कम हो रही है। 1997 तक राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी थी 100%, 1998 से लेकर 2004 के बीच प्रोडक्टिविटी रही 87%, और उसके बाद भी प्रोडक्टिविटी लगातार कम हो रही है। 2015 से 19 के बीच प्रोडक्टिविटी रही 61% और 2005 से 14 के बीच रही 76%। प्रोडक्टिविटी मेजर करने का सबसे अच्छा पैमाना है ये देखना कि राज्यसभा ने ओवरसाइट का फंक्शन प्ले किया है या फिर नहीं किया है, मतलब एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का काम किया है या फिर नहीं किया है। एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी आप बताइए कैसे फिक्स होती है? जब देखो क्वेश्चन आवर में सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन लाया जाता है, तो इनकी सहायता से सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है। लेकिन जितना टाइम स्पेंड किया जाता है क्वेश्चन आवर्स पर और कॉलिंग अटेंशन मोशंस पर, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है। ये देखो 1978 से लेकर 2004 के बीच ऑलमोस्ट 40% टाइम स्पेंड किया गया था कॉलिंग अटेंशन मोशन पर और क्वेश्चन आवर्स पर। 2005 से लेकर 14 के बीच सिर्फ 22% और 2015 से लेकर अभी तक सिर्फ 12.34%। मतलब क्वेश्चन आवर्स पर और कॉलिंग अटेंशन मोशन पर कम टाइम स्पेंड हो रहा है, इसलिए सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स हो पाती। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात है कि डेलिब्रेटिव बॉडी के तौर पर राज्यसभा अपना रोल ठीक से प्ले कर रही है और ज़्यादा बेहतर ढंग से कर रही है। 0 आवर स्पेशल मेंशन, डिस्कशन ऑन बजट्स, वर्किंग ऑफ मिनिस्ट्रीज, मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं राज्यसभा के जिनकी सहायता से राज्यसभा विभिन्न इश्यूज पर, विभिन्न बिल्स पर डिस्कशन करती है, और इन सब चीज़ों पर राज्यसभा पहले के अपेक्षा कर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, जो कि अच्छी बात है। मतलब
राज्यसभा पहले के अपेक्षाकृत एक बेहतर डेलिब्रेटिव बॉडी साबित हो रही है। लास्ट में ये बोला जाता है राइटर के द्वारा, देखो क्वेश्चन आवर और कॉलिंग अटेंशन मोशन पर टाइम कम स्पेंड होता है, जिसका एक रीजन ये है अपोजिशन पार्टीज के द्वारा बार बार हाउस की प्रोसीडिंग में डिसरप्शन लाया जाता है, मतलब चर्चा नहीं होने दी जाती। उनका ये तर्क है कि हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, क्योंकि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, हम प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। राइटर कहते हैं देखो ये अच्छा तरीका नहीं है, डिस्कशन सबसे बेहतर तरीका है जिसकी सहायता से ना सिर्फ विभिन्न पार्टीज अपना व्यू एक्सप्रेस कर सकती हैं, बल्कि पूरा देश भी जान सकता है कौन सी पार्टी का क्या व्यू है किस इशू पर। तो इसलिए विभिन्न पार्टीज को यह समझना चाहिए कि हाउस को आप स्मूथली फंक्शन होने दीजिए। और बात रही इस टैग की कि राज्यसभा अवरोधक का काम करती है, यह टैग सही नहीं है। हमने इस पूरी डिस्कशन में इसे डिस्कस किया। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले आप मुझे ये बताइए ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। ग्लोबलाइजेशन टर्म आपने काफी बार सुनी होगी, क्या मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन का। अगर देखो हम सिंपल टर्म्स में कहें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। आइजेशन जहां भी आ जाता है, होमोजेनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आइजेशन जब भी लास्ट में आ जाता है, इसका मतलब होता है प्रोसेस। इसका मतलब यह है ग्लोबलाइजेशन एक आउटकम नहीं है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके तहत वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए आप, ग्लोबल प्लस इंटरकनेक्टेडनेस इज इक्वल टू ग्लोबलाइजेशन। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है एक्सचेंज ऑफ सोशल वैल्यूज, एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज, एक्सचेंज ऑफ कल्चरल वैल्यूज, एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिकल वैल्यूज। इन सब वैल्यूज का जब एक्सचेंज होता है तो इसे कहा जाता है इंटरकनेक्टेडनेस। और जब वर्ल्ड के विभिन्न पार्ट्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और तब इस प्रकार से वैल्यूज का एक्सचेंज होता है तो उसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसीलिए दो टर्म्स से मिलकर बना है ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल प्लस इंटरकनेक्टेडनेस। वैसे तो देखो जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई है तब से ग्लोबलाइजेशन हो ही रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड होता था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ, और उसी प्रकार से अलेक्जेंडर इंडिया में आता है, चाइनीज ट्रेवल्स इंडिया में आते हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में सुना होगा तभी तो वो इंडिया में आते हैं। यानी ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड है वो निकल के आता है 1970s में, जब वर्ल्ड इकोनॉमी का इंटीग्रेशन होता है। हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। देखो 1991 से पहले, खास करके आज़ादी के बाद, हमारी देश की इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। ऐसा क्यों था, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। क्योंकि हम नए नए आज़ाद हुए थे, देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। मान लीजिए इंडिया में कोई कंपनी एक पेन को मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है 10 रुपये में, लेकिन चाइना का या फिर किसी दूसरे देश का माल इंडिया में आ जाता है उसी क्वालिटी का 2 रुपये में। तो आप बताइए कस्टमर्स कौन से देश का माल खरीदेंगे, चाइना का पेन खरीदेंगे या फिर दूसरे देश का पेन जो इंडिया में 2 रुपये में बिक रहा है वो खरीदेंगे, या फिर इंडिया की कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया पेन खरीदेंगे सेम क्वालिटी का 10 रुपये में। सर्टेनली अगर पेन सेम क्वालिटी का है तो 2 रुपये में ही जनता पेन खरीदना पसंद करेगी। लेकिन इससे तो हमारे देश की डोमेस्टिक कंपनीज फेल हो जाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा, लॉसेस होंगे, देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी, नेशनल इनकम कम होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम होगी। तो सरकार ने क्या किया, आज़ादी के बाद बहुत सारे टैक्स लगा दिए। यानी चाइना या फिर दूसरे देश से पेन इंडिया में जो 2 रुपये में बिक रहा था उसके इंपोर्ट पर टैरिफ इंक्रीज कर दिया, टैक्स लगा दिया, और वही पेन जो पहले 2 रुपये में बिक रहा था टैक्स लगने के बाद बिकने लगा 12 रुपये में या फिर 20 रुपये में। अब बताइए कौन सा पेन हमारे देश की जनता खरीदेगी। हमारे देश की जनता खरीदेगी 10 रुपये वाला पेन जो इंडिया की कंपनी ने ही मैन्युफैक्चर किया है। तो इस प्रकार से इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी था। इंडिया नहीं चाहता था कि बाहर के प्रोडक्ट्स इंडिया में आएं, और ना ही इंडिया शुरुआत में ज़्यादा इंटरेस्टेड था अपने माल को दूसरे देशों में भेजने में। लेकिन 1991 में यानी 1991 में क्या होता है, हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आते हैं, यानी देश की इकोनॉमी
बैंकक्रप्ट होने की कगार पर आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जाते हैं आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए। आईएमएफ कहता है हम आपको लोन दे देंगे, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस को मानना होगा। इंडिया कहता है ठीक है। तो आईएमएफ ने कहा कि आपको अपने देश की इकोनॉमी को ओपन करना होगा, यानी बाहर के देशों से जो माल आता है आपके देश में उस पर टैरिफ को कम करना होगा, उस पर टैक्स को कम करना होगा। तो इंडिया मान गया क्योंकि इंडिया को लोन चाहिए था। उसके बाद नतीजा क्या निकला? इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद तो देखो फॉरेन प्रोडक्ट्स की बाढ़ सी आ गई इंडिया में। उसी प्रकार से इंडिया का माल भी दूसरे देशों में बिकने लगा। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल है, हमारे देश की इकोनॉमी इंटीग्रेट हो गई थी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। ये इंटरकनेक्टेडनेस है, ये इकोनॉमिक इंटरकनेक्टेडनेस है। इसी प्रकार से विभिन्न एस्पेक्ट्स में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, कल्चरल एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में भी इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिलता है ग्लोबलाइजेशन में। किस प्रकार से देखने को मिलता है, मतलब ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट क्या होता है इंडियन सोसाइटी पर, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। यूपीएससी पूछेगी नहीं, बस बेसिक्स के लिए है। जैसा देखो मैंने पहले आपको बताया कि ग्लोबलाइजेशन टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी 1970s में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पहले ग्लोबलाइजेशन होता नहीं था। एंशिएंट इंडिया में भी ग्लोबलाइजेशन होता था। हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, अलेक्जेंडर चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आए, इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरी सिविलाइजेशंस के बीच ट्रेड होता था। उसके बाद देखो 1400 से लेके 1800 एडी के बीच भी एक डिफरेंट तरह का ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला। ये वो दौर था जब कंट्रीज, फॉर एग्जांपल फ्रांस, इंग्लैंड, ये अपने इन्फ्लुएंस के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते थे। इसका मतलब इंपीरियलिज्म देखने को मिला 1400 एडी से 1800 एडी के बीच। इसके बाद 1800 एडी से लेके 2000 एडी के बीच बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने ऑपरेशनल एरिया को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि देखो स्पेसिफिकली ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही इंडिया में आ गई थी, लेकिन ईस्ट इंडिया जैसी बहुत सी कंपनीज ने अपने माल को दूसरे देशों में भेजने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए और एक देश की कंपनी का माल दूसरे देश में पहुंचने लगा आसानी से। ये सब कुछ हुआ 1800 एडी से लेके 2000 एडी के बीच। इसके बाद देखो 2000 एडी के बाद कंपनीज के बजाय इंडिविजुअल्स ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में। जैसे आप देख सकते हो कि इंडिया से कितना लोग जाते हैं यूएसए में, कनाडा में, दूसरे देशों में काम करने के लिए, और दूसरे देशों से लोग आते हैं इंडिया में काम करने के लिए। तो विभिन्न वैल्यूज़ का आदान प्रदान होता है, इकोनॉमिकल वैल्यूज़ का, सोशल वैल्यूज़ का, कल्चरल वैल्यूज़ का। तो 2000 एडी के बाद इंडिविजुअल्स ने ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है कंपनीज के बजाय ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में। तो इस प्रकार से हमने ग्लोबलाइजेशन का एवोल्यूशन समझा। लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात यह है, पुराने समय में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था बहुत ही कम स्पीड से हो रहा था, लेकिन आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है बहुत तेज गति से हो रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण। आज कम्युनिकेशन के बेहतर से बेहतर सोर्स उपलब्ध हैं। एक वर्ल्ड का एक पार्ट दूसरे पार्ट से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है आज के समय में पहले के समय से। पूरा का पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गया है। तो इस वजह से आज के समय में ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर ये कहते हैं जितना ज़्यादा वर्ल्ड की कंट्रीज़ की इकोनॉमी या फिर सोसाइटी आपस में इंटीग्रेट करेंगी, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करेंगी, उतना ही वर्ल्ड में पीस आएगा। कैसे? आप एग्जांपल ले सकते हो, चाइना और यूएसए में बहुत बार टेंशन्स आती हैं, लेकिन चाइना और यूएसए की इकोनॉमी एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। हाल ही में 90 डेज का जो ट्रू साइन हुआ, युद्ध विराम साइन हुआ ट्रेड वार में, वो इसी के कारण, क्योंकि यूएसए और चाइना दोनों को समझ में आ गया कि ट्रेड वार के कारण दोनों देशों की इकोनॉमीज प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि दोनों देशों की इकोनॉमी एक दूसरे की इकोनॉमी पर डिपेंड करती हैं। तो इस वजह से बहुत मुश्किल है यूएसए और चाइना के बीच वार होना। तो कहने का एसेंस ये है, अगर देखो वर्ल्ड की इकोनॉमीज और सोसाइटीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं और इंटरकनेक्ट होती हैं, तो कन्फ्लिक्ट्स की संभावना कम हो जाती है। यानी सब कुछ अगर मार्केट पे छोड़ दिया जाए, ग्लोबलाइजेशन आता है और सब कुछ अगर मार्केट्स पे छोड़ दिया जाए,
तो सोसाइटी को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ये सब बातें बोली जाती हैं ग्लोबलाइजेशन के एक्सपर्ट्स के द्वारा और ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर्स के द्वारा। इस प्रकार से हमने ग्लोबलाइजेशन के बेसिक्स को समझ लिया। अब हम एक एक करके ये डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट, क्या इफेक्ट हुआ है इंडियन सोसाइटी पर। इंडियन सोसाइटी के कई सारे इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल फैमिली पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट देखने को मिला है, वुमन पर क्या इफेक्ट देखने को मिला है, यूथ पर क्या इफेक्ट देखने को मिला है, इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट देखने को मिला है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ये सब। लेकिन शुरुआत करते हैं कल्चरल एस्पेक्ट से। कल्चर पर, इंडिया के कल्चर पर किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखने को मिला है। देखो, किसी भी जगह का कल्चर कैसे डेवलप होता है। मान लीजिए ये ए जगह है, ये बी जगह है, यहाँ पे टेरेन अलग है, मान लीजिए यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे कोई और टेरेन है, क्लाइमेट भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो इस एरिया के लोगों का कल्चर अलग से डेवलप हो जाएगा, खाना पीना अलग होगा, ड्रेसिंग सेंस अलग होगी, अलग से फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाएंगे। उसी प्रकार से बी एरिया के लोगों का भी खाना पीना अलग होगा, रहन सहन, ड्रेसिंग सेंस, फेस्टिवल्स सब अलग होंगे। अब देखो, पहले दोनों एरियाज के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन बाद में कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। ए एरिया से लोग जाने लगे बी एरिया में। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र होंगी। तो बी एरिया का जो कल्चर है वो प्रभावित होगा ए एरिया से, और ए एरिया का कल्चर प्रभावित होगा बी एरिया से। अब हमें ये डिस्कस करना है इंडिया का कल्चर कैसे प्रभावित हो रहा है ग्लोबलाइजेशन से। देखो, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में शुरुआत हुई है इसकी। 19वीं सेंचुरी में भी हमारे देश के लीडर्स बार बार इस बात पर बल देते थे कि इंडिया का कल्चर खतरे में है वेस्टर्न कल्चर की वजह से, और उसी प्रकार की डिबेट्स आज भी चलती हैं। फर्क है तो इंटेंसिटी का। पहले इंटेंसिटी ग्लोबलाइजेशन की इतनी नहीं थी, अब ग्लोबलाइजेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब आप बेसिक्स याद कीजिए, कल्चर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। कल्चर में देखो, डांस आ जाता है, कल्चर में म्यूजिक आ जाता है, सिनेमा आ जाता है, पेंटिंग आ जाती है, फूड आ जाता है, ये सारी चीज़ें कल्चर में आ जाती हैं। अगर यूपीएससी आपसे पूछे कि इंडिया के कल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, तो आप कल्चर की ये सभी डायमेंशंस शामिल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फूड हैबिट्स और ड्रेसिंग सेंस को एक्सप्लेन कर दिया, कैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है हमारे देश में फूड हैबिट्स पर और ड्रेसिंग सेंस पर, उसके बाद और कोई पॉइंट नहीं एक्सप्लेन किया। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। कल्चर के जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको कवर करने की कोशिश कीजिएगा आंसर में। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। देखो, पहले मैकडोनल्ड, KFC, ये सिर्फ यूएसए के ब्रांड्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के ब्रांड्स हैं। पहले इंडिया में ये सब प्रचलित नहीं थे, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ यूएसए के ये ब्रांड्स इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं। इवन इटली का पिज़्ज़ा, चाइनीज़ आइटम्स, ये सब चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं। तो इसका इफ़ेक्ट क्या देखने को मिला है, जो लोकल डिशेज़ हैं, लोकल फूड आइटम्स हैं, वो धीरे धीरे इग्नोर होने लगी हैं। आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो KFC, मैकडोनल्ड, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेरिजन टू लोकल फूड डिशेज। तो इससे हमारा जो लोकल फूड हैबिट्स थी वो अब धीरे धीरे पीछे छूट रही हैं और होमोजेनाइजेशन ऑफ फूड कल्चर देखने को मिल रहा है। एक वर्ड दिया गया था रिडजर के द्वारा, रिडजर एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था मैकडोनलाइजेशन। आज देखो, पुराने रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं और उनकी जगह मैकडोनल्ड्स की दुकानें खुलने लगी हैं। पुराने पराठा की दुकानें और जूस कॉर्नर्स बंद हो रहे हैं, चाइनीज़ डिशेज जगह ले रही हैं पराठा कॉर्नर्स की। तो ये सब इंडिया में देखने को मिल रहा है। ये एक प्रकार से नेगेटिव इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि देखो, वैरायटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होमोजेनाइजेशन अगर होता है फूड हैबिट्स का, तो इससे सोसाइटी में टॉलरेंस और एडेप्टेशन की वैल्यूज़ नहीं डेवलप हो पाती। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सऊदी अरेबिया में देखो, सऊदी अरेबिया की सरकार ने वुमेन को ड्राइविंग के लिए अलाउ कर दिया, लेकिन जो कंजर्वेटिव ग्रुप्स थे उन्होंने इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध किया। इंडिया में अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग क्लासेस हैं। कई क्लासेस में वुमेन कार चलाती हैं और कई क्लासेस में नहीं भी चलाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कार चलाती हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। नहीं,
इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो टॉलरेशन की वैल्यू को प्रमोट करती है, एडेप्टेशन की वैल्यू को प्रमोट करती है, और जिस सोसाइटी में डाइवर्सिटी होती है वो सोसाइटी लंबे समय तक सस्टेन रहती है। इसी वजह से होमोजेनाइजेशन जो हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है फूड हैबिट्स का, वो देश की सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये हमने बात की ग्लोबलाइजेशन का क्या असर हो रहा है फूड हैबिट्स पर। यहां पर देखो एक अलग पहलू है जो भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन के कुछ जानकार ये कहते हैं अगर इसी प्रकार से ग्लोबलाइजेशन चलता रहा तो अंत में पूरे वर्ल्ड में होमोजेनाइजेशन आ जाएगा, यानी पूरे वर्ल्ड में एक जैसा रहन सहन होगा, एक जैसी खाने की आदतें होंगी, एक जैसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन के कुछ जानकार ये भी कहते हैं ग्लोबलाइजेशन में देखो मिक्सिंग ऑफ ग्लोबल विद लोकल होता है, यानी इंडिया में जो फूड हैबिट्स हैं वो पूरी तरह से हम वेस्टर्न फूड हैबिट्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर मैकडोनल्ड इंडिया में आया भी है तो मैकडोनल्ड ने लोकल कल्चर को भी एडॉप्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल बीफ को परोसा जाता है मैकडोनल्ड्स के द्वारा विदेशों में, लेकिन इंडिया में मैकडोनल्ड बीफ प्रोडक्ट्स को नहीं बेचता, चिकन प्रोडक्ट्स और दूसरे वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स बेचता है मैकडोनल्ड। इवन नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान मैकडोनल्ड सिर्फ वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो ये सब क्या है? ये सब है मिक्सिंग ऑफ ग्लोबल विद लोकल। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल बर्गर किंग का एग्जांपल, बर्गर किंग बर्गर बेचता है, लेकिन किस प्रकार से बर्गर बेचता है? बर्गर के अंदर राजमा चावल डाल के, छोले डाल के। बर्गर आइटम हमारा नहीं है, वेस्टर्न आइटम है, लेकिन बर्गर के अंदर राजमा चावल, छोले, ये सब इंडिया के आइटम्स हैं। तो इस प्रकार से विदेशों के प्रोडक्ट्स लोकल कल्चर के हिसाब से इंडिया में बिक रहे हैं। समझ गए आप ग्लोबलाइजेशन के दो एस्पेक्ट्स, यानी एक साइड के जानकार ये कहते हैं अंत में होमोजेनाइजेशन हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, यानी रहन सहन, ड्रेसिंग सेंस, खान पान सब सेम हो जाएगा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दूसरे जानकार ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोकल कल्चर के अनुसार ढल जाएंगे, यानी मिक्सिंग ऑफ ग्लोबल विद लोकल देखने को मिलेगा। आगे देखो मैकडोनलाइजेशन से ही मिलती जुलती एक टर्म है वालमार्टाइजेशन। वालमार्टाइजेशन, इस टर्म का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने आंसर्स में और ऐसे में। क्या मतलब है वालमार्टाइजेशन का? वालमार्ट देखो रिटेलिंग चेन है, आपको पता है, बिग बाजार की तरह या फिर शॉपिंग मॉल्स की तरह। ये पहले इंडिया में इस तरह का कल्चर नहीं देखने को मिलता था, वालमार्ट जैसा कल्चर, यानी बिग बाजार जैसा कल्चर, सभी चीज़ें एक ही जगह पर उपलब्ध हों, जैसे रिलायंस फ्रेश। इस प्रकार का कल्चर अब इंडिया में देखने को मिला है, ये यूएसए का कल्चर है। लेकिन देखो इस प्रकार से बड़ी बड़ी जो रिटेल चेन्स खुलने लगी हैं, बिग बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स खुलने लगे हैं, इनसे जो आदतें हैं परचेजिंग आदतें वो चेंज होने लगी हैं। पहले इंडिया में सोसाइटी के लोग चीज़ें खरीदते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन अब आप बिग बाजार में जाओगे, आपके सामने इतने सारे प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, आपको उन प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप उन प्रोडक्ट्स को परचेज कर लोगे। फॉर एग्जांपल डिओडेंट पहले इंडिया में कहाँ बिकते थे, अब बिकने लगे हैं। यानी इस प्रकार के जो रिटेल चेन्स हैं बिग बाजार जैसे, वो आर्टिफिशियल नीड्स को क्रिएट कर रहे हैं। कंज्यूमरिज्म का कल्चर पैदा हो रहा है इंडिया में। ये कल्चर यूएसए और दूसरी वेस्टर्न सोसाइटीज में हुआ करता था, लेकिन इस प्रकार का कल्चर इंडिया में भी आ रहा है। इंडिया में कल्चर हुआ करता था बार्गेनिंग वाला, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग किया करते थे कस्टमर से, लेकिन आजकल धीरे धीरे बार्गेनिंग का कल्चर भी इंडिया में खत्म हो रहा है। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, वालमार्टाइजेशन। इसी प्रकार का एक तीसरा वर्ड भी है वेस्टॉक्सिकेशन। वेस्टॉक्सिकेशन, इसको भी आप आंसर में इस्तेमाल कर सकते हो। क्या मतलब है इसका? देखो ये वर्ड दिया गया था दीपांकर गुप्ता के द्वारा। दीपांकर गुप्ता एक सोशियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा था वेस्टर्न कल्चर का एक्सपोजर हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे बढ़ने लगा है। वेस्टर्न कल्चर हमारी सोसाइटी में धीरे धीरे अपनी हेगमनी यानी अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश करता जा रहा है, टीवी शोज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, हॉलीवुड की मूवीज़ के माध्यम से। और कुछ इंडियंस को धीरे धीरे अब ये लगने लगा है कि लोकल कल्चर जो है वो इन्फीरियर है और वेस्टर्न कल्चर जो है वो सुपीरियर है। फॉर एग्जांपल आईफोन का मोबाइल और माइक्रोमैक्स का मोबाइल, अगर माइक्रोमैक्स के मोबाइल में सेम फीचर्स होंगे तो भी माइक्रोमैक्स का मोबाइल पसंद नहीं आएगा उन लोगों को जिन पर वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इवन आप सेम सेक्स
कंपेनियनशिप मान लीजिए, ये ट्रेडिशनली हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन इस प्रकार की डिमांड्स अब हमारे देश में होने लगी है। तो कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हो कि इस प्रकार की चीज़ों का हमारी सोसाइटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। देखो, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के बीच डिफरेंस है। आप वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। वेस्टर्नाइजेशन का मतलब होता है आंख बंद करके वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल, जो दीक्षांत समारोह होते हैं यानी कन्वोकेशन सेरेमनी, जब डिग्रीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उन समारोह में गाउन पहना जाता है ब्लैक कलर का। काइंड ऑफ ये वेस्टर्न कल्चर की कॉपी है। आज तक पता नहीं कि इंडिया में ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या परंपरा है, बस कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न सोसाइटी की। तो वेस्टर्नाइजेशन एक नेगेटिव टर्म है। जबकि मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, वेस्ट के कल्चर की अगर कोई अच्छी हैबिट है तो उसे अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन आंख मूंद करके नहीं। ऐसा नहीं कि वेस्ट में जो सब कुछ है वो सब अच्छा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई चीज़ लाभदायक है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज मान लीजिए, कोई पर्सन इंग्लिश सीखता है ताकि इंग्लिश लिटरेचर को एक्सप्लोर कर सके, तो ये चीज़ बुरी नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज हालांकि बोली जाती है यूएस में, यूके में, लेकिन कोई पर्सन इसे सीख रहा है तो इसमें गलत नहीं है। उस पर्सन को लगता है कि मैं इंग्लिश लिटरेचर को एक्सप्लोर कर सकता हूं, ज़्यादा नॉलेज को प्राप्त कर सकता हूं, ऐसा करके मुझे वेस्टर्न कल्चर से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे नॉलेज चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिटरेचर को पढ़ना चाहता हूं। यानी आंख मूंद के वो पर्सन इसे नहीं कर रहा है, वो देख रहा है चीज़ को। तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव चीज़ है। मॉडर्नाइजेशन पॉजिटिव चीज़ है और जो वेस्टर्नाइजेशन है वो नेगेटिव चीज़ है। तो इस प्रकार से हमने फूड को डिस्कस कर लिया। देश के रिमोट एरियाज में जहां एसेंशियल कमोडिटीज मिले ना मिले, लेकिन कोका कोला, पेप्सी, ये सब प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। मूवीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। हॉलीवुड, चाइनीज, फ्रेंच, कोरियन मूवीज इंडिया में अब बहुत ज़्यादा देखे जाने लगी हैं, खास करके अर्बन यूथ में। अब तो इन मूवीज़ की डबिंग भी इंडिया में होने लगी है। ये इस बात का सबूत है कि ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ रहा है। मूवीज़ के बाद आप फेस्टिवल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो। आजकल दिवाली, होली, ईद, इन सब त्योहारों को थोड़ा कम इंटेंसिटी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन दूसरे नए डेज, फॉर एग्जांपल मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, ये जो सेकुलर डेज हैं, इनको ज़्यादा जोर शोर से धीरे धीरे सेलिब्रेट किया जाने लगा है। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है इंडियन सोसाइटी पर। आप लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, किस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इन दिनों, और लोकल जो लैंग्वेजेस हैं वो पिछड़ जाती हैं अटेंशन के मामले में। धीरे धीरे बहुत सी लोकल लैंग्वेजेस अब लुप्त होने की कगार पर हैं, इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस होने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट आप रिलीजन का ले सकते हो। देखो, पहले क्या होता था, लोग जाते थे श्रद्धा के हिसाब से मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए, लेकिन आज के समय में सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है। टीवी शोज़ में डायरेक्ट आरती दिखा दी जाती है, मतलब बैठे बैठे सब कुछ काम हो जाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट रिलीजन पर भी देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने समझा ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।